हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम हीट का 4th पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम हीट के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फर्दर सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन की बात करेंगे, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो 11th-12th में हैं बच्चे, नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो सारी क्लासेस हैं 11th-12th की वो स्टार्ट कर दी गई हैं। और जो जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल साइंस का फिज़िक्स का पार्ट 4, जिसमें हम हीट से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हीट हमने समझ ली थी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस होती है। तो हीट के क्वेश्चन 2 करते हैं, जिससे वो जो 2-3 वीडियोस हुए हैं उनका एक तरह से हमारे पास समरी जैसा रिकॉल हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, कन्वर्ट क्या करना है 1 ग्राम ऑफ आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है इनटू वाटर। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप इसको करके देख लीजिए। तो हमको क्या करना है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर का कोई टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो मतलब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर ही बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन गिवन हो तो हम सीधे सीधे एक चीज़ समझेंगे कि देयर इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस बट देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ओनली स्टेट चेंज हो रहा है, तो सारी की सारी हीट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आइस ले रहे हैं, आइस में 0 डिग्री है जिसको टेम्परेचर, और मास है 1 ग्राम, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, तो 1 ग्राम वाटर भी होगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बस चेंज इन स्टेट आ रहा है। जब चेंज इन स्टेट आता है तो किस टाइप की एनर्जी या हीट रिक्वायर होती है, या जो एनर्जी दी जाती है वो किस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे कौन सी हीट वर्क कर रही है, लेटेंट हीट वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, यही फॉर्मूला देखा था हमने जब लिक्विड से आइस या आइस से लिक्विड बनेगी तो ऐसा हो रहा होगा। तो आइस क्या है, 0 डिग्री है, 1 ग्राम इसका मास है, और हमको वाटर में कन्वर्ट करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस कितनी होगी, मास तो 1 ग्राम दे रखा है, इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी एनर्जी की नीड है हमको, या हीट की रिक्वायरमेंट है हमको, जब हम आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और नहीं समझा है तो अब हम समझा देंगे। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें सारी जो हमने समरी जितने भी क्वेश्चन किए हैं या जितना भी थ्योरी की है 1, 2, 3 वीडियो में, वो सारी यहाँ सम अप कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम अब समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर 0.1 kg ऑफ आइस, 0.1 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम बनानी है, आइस से स्टीम बनानी है। तो हमको पता है कि आइस से पहले वाटर बनाएंगे, वाटर से फिर स्टीम बनाएंगे। तो ये प्रोसेस तो पता चल गया हमको।
तो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको रब करके ये नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम ऊपर करते हैं। 1 मिनट इसको रब करके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको आइस दी गई है। आइस कितनी है, 0.01 kg। ठीक है, जिसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको पहले ये आइस है, आइस को आइस के फॉर्म में 0 डिग्री पे पहुंचाना होगा। तो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर और मास कितना रहेगा उतना ही रहेगा। फिर हम इस 0 डिग्री आइस को वाटर में चेंज करेंगे, 0 डिग्री वाटर में। अब 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको वाटर कहाँ तक ले जाना है, या हमको स्टीम की नीड है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से स्टीम में जाएंगे। तो अब 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हीट दी जाएगी। ठीक है, तो अब जो वाटर है, अब वो वाटर पहले कहाँ जाएगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। जो स्टीम होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ठीक है, और यहाँ से फिर स्टीम बनेगा, जिस स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा 150 डिग्री सेल्सियस। सब में मास सेम है, केवल टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, स्टेट का चेंज आ रहा है। स्टेट का चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है, वहाँ पे हम स्टेट चेंज वाली हीट की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, फिर से बता दे रहा है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है 1 Q1 पे, इसको Q2 नाम ले देते हैं, इसको Q3 नाम देते हैं, इसको Q4, इसको Q5। तो 5 यहाँ पे स्टेप बन गए हैं। तो Q1 पे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, फिर क्या है, ये देयर इज़ अ, जब हम आइस से वाटर बना रहे होंगे तो देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हम Q2 क्या लिख देंगे, Q2 इज इक्वल टू, जहाँ पे लेटेंट हीट, तो यहाँ पे सेंसिबल हीट यूज़ हो रही, यहाँ पे लेटेंट हीट यूज़ हो रही। तो जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो यहाँ पे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे क्या होगा, Q3 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। तो MC डेल्टा T, इसमें जितनी वैल्यू लिखाई थी, जितने सारे क्वेश्चन फॉर्मूला कराए थे, जितना ज़्यादा कन्वर्जन कराए थे, सब यही यूज़ हो गया। तो Q4 क्या है, Q4 में देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट, नॉट चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तब हम MC डेल्टा T लगाएंगे। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा तो M, और ये क्या है, वेपराइजेशन, तो LV लगाएंगे। और Q5 क्या है, केवल चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो MC डेल्टा T। तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये हमें पाँचों मिल रहे हैं। अब हम पाँचों की वैल्यू रख के ऐड कर देंगे, या फिर एक साथ एक फॉर्मूले में रख के ऐड कर देंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम Q1, Q2, Q3, Q4 को ऐड करेंगे। देखिए, C जो स्पेसिफिक हीट है हमारी आइस की और वहाँ पे वाटर की, तो यहाँ पे आइस का है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो कैलोरी में दे रखते हैं। और ये L की वैल्यू कैलोरी में दे रखी है। ठीक है, तो अब हम मास को चेंज कर देते, तो मास सब में सेम है, तो मास को ग्राम में चेंज कर देते। तो M इज इक्वल टू 0.01 kg है, तो kg में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 10 ग्राम। ठीक है, तो मास कॉमन ले लेते हैं 10, और आइस की कितनी होती है 0.5,
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है डेल्टा टी क्या है 20 प्लस m कॉमन ले लिया है LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू क्या है, आइस से वाटर बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है तो 80 प्लस m हमने कॉमन ले रखा है यहाँ पे, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, तो m कितना है वो हमने बाहर ले लिया। लेटेंट हीट ऑफ यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होगी, ठीक है। 1 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 100 प्लस m कॉमन ले रखा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी 540 प्लस m बाहर ले लिया है, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कितना होगा 2 होगा और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 है। तो आप ऐसे एक साथ लिख सकते हैं या फिर जैसा सुटेबल लगे अलग अलग निकाल के कैलकुलेट कर ले। इतना लंबा नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा आ जाए हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ ही देंगे। तो ये था 2 क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा। कैलकुलेट, मल्टीप्लाई और एडिशन आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है आइडियल कंडीशन फॉर सॉलिड। तो ये होप सो लिख लिया होगा आपने, 2 सेकेंड फिर से दे लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लेटेंट हीट ऑफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल कंडीशन फॉर सॉलिड एंड आइडियल कंडीशन फॉर गैसेस। जब आइडियल कंडीशन की बात आ रही तो सॉलिड ऐसी कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे वो हमेशा सॉलिड बना रहना चाहे, वही तो आइडियल कंडीशन होगी, ठीक है। गैस ऐसी कंडीशन में रहेगा जहाँ पे वो हमेशा गैस स्टेट में बना जाए, तो ऐसी तो हमेशा कंडीशन नहीं होगी, या फिर हमेशा ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होगा कि अगर जब हम बात करते हैं H2 की, ठीक है, तो H2 क्या होगी, इस जो रूम टेम्परेचर है उसमें हमेशा क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बाहर उसको कंडेंस करके रखना चाहें तो हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी, हमको बहुत लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ठीक है, तब हम उसको लिक्विफाई कर पाएंगे। और ज़्यादा लो कर देंगे तो हम सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और ओजोन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, या फिर सबसे जो बेसिक चीज़ ये हमने देखी है, जो गैस सिलेंडर होते हैं LPG गैस सिलेंडर, तो वो क्या होते हैं उसमें लिक्विफाइड फॉर्म में गैस होती है, तो उसके लिए हमको एक्सट्रीम प्रेशर पे रखना होता है उस गैसेस को, तभी वो लिक्विफाइड फॉर्म होंगे। ऐसे ही सॉलिड का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे उसकी कंडीशन होती है कि ये इसी टेम्परेचर पे या इसी रेंज ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर पे ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। इससे ज़्यादा हम बढ़ेंगे तो लिक्विफाई होता जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेंगे तो गैसेस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं सॉलिड के बनने की या गैसेस के बनने की वो समझ लेते हैं, तो ग्राफ से समझते हैं। तो ये है हमारी हेडिंग। तो सॉलिड और गैसेस के बारे में समझने के पहले हम एक ग्राफ समझ लेते हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है, एक ग्राफ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, मतलब वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर है, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है। जो टेम्परेचर और प्रेशर ग्राफ है, अब इस ग्राफ में हम 3 चीज़ें समझेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड, एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड, ठीक है, और साथ में सब्लिमेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन,
लिक्विड, सारी चीज़ें, और ट्रिपल पॉइंट। तो इस ग्राफ में सॉलिड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो आइडियल कंडीशन फॉर सॉलिड लिख लेते हैं पहले। आइडियल कंडीशन फॉर सॉलिड। देखिए, सॉलिड एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जो हमें चीज़ दिख रही है, जैसे वाटर दिख रहा है, अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं तो वाटर की आइस फॉर्म उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। वेपर फॉर्म उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है। तो एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर लेते हैं, जो जनरल रूम टेम्परेचर पे या प्रेशर पे रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो तो हमने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन समझ जाएंगे तो हमको आइडियल और या फिर जो जनरल कंडीशन होती है वो समझ में आ जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? सॉलिड बनेगा। और इसका मतलब क्या होगा? लो एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल। ऐसा जब कंडीशन बनेगी तो लो एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड की कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। और भी बहुत सारे सॉलिड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, इतना लो टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन हम आइडियल की बात करते हैं तो आइडियल ऐसा होता है या तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं कि हाँ इसको, ये आइडियल कंडीशन है और इस टेम्परेचर या इस प्रेशर पे क्या कर रहे हैं हम, अपने सिस्टम को या ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। तो पहली चीज़ है लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर लो कहाँ होगा? यहाँ से ज़ीरो है, इधर से हम जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इधर से जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो प्रेशर हमारा हाई है, तो प्रेशर हमने हाई कर लिया। यहाँ ऐसे कुछ छोटा सा ग्राफ है, हाई बोर्ड के बाहर नहीं बना सकते, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारा लो है, तो टेम्परेचर ज़ीरो के साइड होगा ना, तो टेम्परेचर ज़ीरो के साइड है ऐसा। और प्रेशर क्या है? लो है, सॉरी हाई है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है। अब दूसरी कंडीशन हमें बनानी है। इसी ग्राफ में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों समझ लेंगे। तो अब गैस की सेकेंड एक्सट्रीम कंडीशन जो हमने ली है वो गैस है। तो क्या है? हाई टेम्परेचर, आइडियल कंडीशन फॉर गैस, आइडियल कंडीशन फॉर गैस मतलब जो गैस के बनने के लिए आइडियल कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है? तो पहली है हमारी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा? हाई एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो गैस होगा या बिटवीन द एनर्जी होगी वो हाई होगी। तो हाई एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। देखिए, अब चीज़ें हीट में हाई लेवल के लिए जाएंगी। तो
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जनरल साइंस में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 11th-12th क्या किया होगा, आर्ट साइड से किया होगा या किसी और स्ट्रीम से किया होगा, कॉमर्स वगैरह। तो ये वाली चीज़ें उन्होंने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, 6th में, 7th में, 8th में, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से टकराए होंगे, लेकिन वो चीज़ें अभी फ्रिक्वेंट उनके पास नहीं होंगी, या फिर उनको चीज़ें याद करने पर आएंगी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे थे। आइडियल कंडीशन गैस के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर इस एक्स एक्सिस पे है, तो टेम्परेचर हाई कहाँ होगा, 0 से दूर, ये है। और लो प्रेशर, प्रेशर 0 के पास हमने कर दिया, 0 नहीं किया, 0 के पास कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा गैस का पॉइंट होगा इस ग्राफ में समझने के लिए। ठीक है, अब ये दो चीज़ें जो एक्सट्रीम कंडीशन है कि कोई भी चीज़ या तो सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकती है या तो गैस में एग्जिस्ट करती है, तो हम P1 पॉइंट को नाम दे देते हैं P1। P1 जो है हमारा सॉलिड है और P2 जो है वो गैस है। अब इनके बीच में, इसके बीच में कोई भी पॉइंट होगा वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं जिसका ऑलमोस्ट ऐसा टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और टेम्परेचर भी बहुत, प्रेशर ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना टेम्परेचर ज़्यादा हो ना कम। तो ये है लिक्विड की एग्जिस्टेंस, लिक्विड, और इसको नाम रख देते हैं P3। तो ये है P3 कंडीशन, P3 जहाँ पे हम लिक्विड को मान सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा ग्राफ बन गया है, तो अब इस जगह पे हम मेल्टिंग भी देख सकते हैं, फ्रीजिंग भी देख सकते हैं, कंडेंसेशन भी देख सकते हैं, वेपराइजेशन देख सकते हैं। फिर लास्ट में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्लिमेशन, वो भी इसी ग्राफ में हमको दिख जाएगा। तो अब पहली चीज़ समझने वाली ये कि आइडियल नाम का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जब आइडियल पूछा जाए तो वो या तो किसी पर्टिकुलर बेसिक टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंडीशंस या एजम्पशंस लिए गए होंगे कि ये हाँ आइडियल है। तो बहुत सारे एजम्पशन लिए गए हैं, तब हमने बताया कि ये सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है। उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इतना है कि वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है, पहली चीज़ ये। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो पिघलना शुरू कर देती हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर और कम होता है तो सॉलिड में ही और हार्डर होती जाती हैं, तो वो और ज़्यादा कंडीशन है, आगे की कंडीशन है वो समझी जाएंगी। ठीक है, तो अब ये समझना कि आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है, तो आइडियल जैसा सच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आइडियल गैस की बात करें, आइडियल पर्सन की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अगर समझ रहे हैं कोई ये आइडियल है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करी होंगी उसके बारे में कि हाँ ये ठीक है, ये तो चल जाएगा, बाकी ओवरऑल वो परफेक्ट है चीज़। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या आइडियल कंडीशन सॉलिड की, आइडियल कंडीशन ऑफ गैस। हमने एजम्पशन क्या किया है इसमें कि इसमें लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। आइडियल कंडीशन ऑफ गैस क्या, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, मतलब कम तापमान में, कम दाब में, हाई दाब में या ज़्यादा दाब में हम सॉलिड बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी है वो सॉलिड माना जा सकता है। ठीक है, जिसके बीच में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, या ज़्यादा तापमान में, कम दाब में गैस बनती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई एनर्जी होगी। तो P1 पे क्या है, सॉलिड है, P2 पे क्या है, गैस है, P3 हमारा लिक्विड है। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, मेल्टिंग हो रही होगी। तो ये साथ साथ बनाइएगा
तो फिर तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तो क्या हो रही होगी, मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड हो गई। और इस प्रोसेस को या इस मेथड को क्या कहेंगे, मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड। ये फर्स्ट बन गया। सेकंड जो है हमारा ग्राफ या सेकंड जो थिंग है वो हम समझेंगे, लिक्विड से गैस बन रही होंगी चीज़ें, ठीक है, लिक्विड से गैस बन रही होंगी, ठीक है। तो जब लिक्विड से गैस बन रही होगी तो उसको क्या बोल रहे हैं, ये तो मेल्टिंग हो गया और ये क्या हो गया, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। जब गैस से लिक्विड बन रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, यहां से इधर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, कंडेंसेशन। तो जब गैस से लिक्विड कोई चीज़ बन रही होगी तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इसको कह देंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन मतलब गैस से लिक्विड फॉर्म की तरफ चलना, कंडेंसेशन, ठीक है। जब बादल बनते हैं तो इवेपोरेशन हो रहा होता, जब सारे बादल मिल जाते हैं और पानी बरसाने लगते, जब बादल सारे मिल रहे होते हैं और पानी के फॉर्म में बनते जाते हैं और बारिश कराने के पहले वाली स्टेट होती है वो कंडेंसेशन स्टेट होती है, ठीक है। अब लिक्विड से कहाँ जाएंगे हम, गैस सॉलिड की तरफ जाएंगे। जब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि हमारा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहेंगे इस प्रोसेस को, फ्रीजिंग। ग्रीन पेन से कुछ कम दिखता है लेकिन आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा होता है, या फिर डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन रहा होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जब सॉलिड से गैस बनेगा तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से सॉलिड बन रहा होगा तो इसको क्या कहेंगे, डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन। जैसे ड्राई आइज है तो वो क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी और वेपराइज होके गैसेस फॉर्म में CO2, जो ड्राई आइज है वो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो या तो गैसेस फॉर्म में मिलेगी या सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, तो उसका सब्लिमेशन होता है। जैसे कपूर या कैम्फर जो आजकल हम लोग पूजा में यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी सब्लिमेशन के थ्रू ही वेपराइजेशन करेगा, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में बन जाएगा। अब जो डी सब्लिमेशन है उसको और क्या कह सकते हैं हम, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड जाने को मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड जाने को फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस जाने को वेपराइजेशन और गैस से लिक्विड जाने को कंडेंसेशन, ठीक है। फिर सॉलिड से लिक्विड जाने को सॉलिड से गैस जाने को सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड बनाने को डी सब्लिमेशन। इसी को डिपोजिशन भी बोलते हैं, हॉलफ्रोस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो इसके तीनों नाम हम अभी लिखवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और ये चीज़ें लिख ली होंगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इन सब के बाद इस ग्राफ में एक और बात बताई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। हमने सॉलिड स्टेट समझ लिया, लिक्विड स्टेट समझ लिया, उसका ग्राफ समझ लिया। अब एक ऐसा पॉइंट होता है, इसको सारा रब कर देंगे तभी फिर से बन पाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है या ऐसा ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है
ठीक है, ग्राफ में ही तो हम शो करते हैं। अब ऐसा तो हमें पता नहीं है, कोई जनरल हमने चीज़ जनरली देखी नहीं होती है, मतलब देखी तो होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमने ऑब्जर्व नहीं करी होती। कभी कभी बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ध्यान देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है जो जनरल चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं ये हो रही हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम इनको समझें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग हमको समझें। ठीक है, अभी क्या है कि हमने यहाँ पे सॉलिड माना था जहाँ पे हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है। ये गैस है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है। ये है सॉलिड, ये है गैस। तो ये चीज़ें हमने बहुत जल्दी समझ ली हैं। अब इसमें एक और स्टेट होती है जिसको हम लिक्विड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ कहीं लिक्विड आ गया। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, इसको और कम कर सकते हैं, यहाँ बना लिया। अब ऐसी स्टेट जहाँ पे क्या हो रहा हो, सॉलिड लिक्विड गैस जो हो रहे होंगे को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसी स्टेट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। इसको ये वाला ग्राफ रहने देते, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो हमको ये पॉइंट समझना है जहाँ सॉलिड लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वो क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट होगा। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है लेकिन बाकी जो बताया गया है वो बढ़िया बताया गया है, वो बिल्कुल सही है। जैसे सत्य दिन और रात है वैसे ही है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं ट्रिपल पॉइंट की। तो ये क्या है, डेफिनेशन है, एक बार समझ लेते हैं। द पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सॉलिड भी कुछ कुछ बन रहा होगा, गैस भी कुछ कुछ बन रहा होगा, और सॉलिड भी कुछ कुछ होगा, लिक्विड भी कुछ कुछ होगा, गैस भी कुछ कुछ होगा। तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जब हम जैसे आइज़ होती है, आइज़ देखते हैं। ठीक है, तो आइस से थोड़े थोड़े वेपर्स निकलते रहते हैं। ठीक है, अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखें आइस को, उसका आइस का खुद का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो मेंटेन करना चाहती है अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसमें कुछ ना कुछ वेपर्स दिखते हैं गर्मियों के दिनों में। ठीक है, वेपर्स दिखे हमको, ऐसे दिखते हैं धुएं के जैसे। आइस खुद क्या है, सॉलिड, उससे वेपर्स निकल रहे हैं, वो क्या है, गैस। और जो उससे पानी पिघल रहा है, मतलब जो पिघल रही है बर्फ़, और वो हमारी जिस पे रखी गई है प्लेट या फर्श, उस पे वो पानी की तरह बह रहा है। तो ये तीनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसी को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में क्या होगा, जब वाटर का ट्रिपल पॉइंट देखेंगे तो टेम्परेचर 273.16 केल्विन होगा, और पास्कल क्या होगा, या प्रेशर क्या होगा, 611 पास्कल, जो कि बहुत लो प्रेशर है। ठीक है, अब हम कुछ प्रेशर की यूनिट्स देख लेते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन पढ़ेंगे, बस फिर आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सबको। तो ये क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ यूनिट्स हैं जो हमको जनरली देखने में मिलती हैं। 101325 पास्कल, ये भी यूनिट ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम 1.01325 10⁵ पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, तो पास्कल एसआई यूनिट है किसकी, प्रेशर की। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब क्या है, 1.01325 बार भी, जो बार है वो क्या है, वो भी है यूनिट है प्रेशर की। तो 10⁵
इज पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। ठीक है, 760 मिलीमीटर Hg जो है ये भी यूनिट है या प्रेशर को नापने के लिए, और इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया गया और mmHg को ही टॉर बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट आप देख सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बहुत जगह इंटरचेंज भी कराई गई होगी सबको। तो ये सारी यूनिट्स हैं किसकी, प्रेशर की। तो अब हम बात करते हैं वेपराइजेशन और इवेपोरेशन की। तो पहली चीज़ हम समझते हैं वेपराइजेशन है क्या। वेपराइजेशन ऐसा है जो फिक्स टेम्परेचर पे ही होगा। जैसे वाटर है, बॉईल किया जाता है, पानी को उबाला जाता है। जब पानी को उबाला जाएगा तो क्या किया जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुंचा देंगे, तब पानी क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में जाएगा। तो जब वेपर्स बन रहे होंगे तो वेपराइजेशन होगा। किसी भी लिक्विड का किसी भी सब्सटेंस का हम वेपराइजेशन करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन देखेंगे। तो ये सब कहाँ हो रहा होगा, फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा होगा। जब इवेपोरेशन की बात आएगी तो क्या कर रहे होंगे, जब इवेपोरेशन की बात आएगी तो हम क्या कर रहे होंगे, पहली चीज़ इवेपोरेशन सभी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इवेपोरेशन पॉसिबल ना हो तो जो सन है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रखा पूरी अर्थ में। सी वाटर है, वो रिवर वाटर है, समुद्रों का पानी है, नदियों का पानी है, वो हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा वेपराइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट का जो साइकिल है, जो मानसून है, जो हमारी वेदर कंडीशन है, वो मेंटेन हुई है। ठीक है, तो वेपराइजेशन और इवेपोरेशन समझते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो वेपराइजेशन वो है, इट विल हैपन एट फिक्स टेम्परेचर। वेपराइजेशन क्या है, फिक्स टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा, या इट विल पॉसिबल एट फिक्स टेम्परेचर, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे। जैसे पानी को हम 100 डिग्री पे बॉईल करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि वेपराइजेशन टेक्स प्लेस इन ऑल ओवर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जितना भी हमने लिक्विड ले रखा है, 1 किलो, 10 किलो, 1000 किलो, कितना भी ले रखा है, अगर बॉईल कर रहा है तो हर एक पॉइंट, अगर हमने कंटेनर लिया है, पूरे में वाटर मिक्स है, तो इस पॉइंट पे भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पूरे वॉल्यूम में वेपराइजेशन हो रहा होगा। हो सकता है यहाँ सरफेस के नीचे हो, उसको सरफेस पे जाने पे टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 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 बहुत तेज़ी से पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तो इसलिए ऑल ओवर द जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का, उसमें वेपराइजेशन पॉसिबल है। लेकिन इवेपोरेशन क्या हो रहा होगा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ओनली अकर एट सरफेस। मतलब जैसे बहुत बड़ी बड़ी झील है या नदियां हैं, सब पे सरफेस पे इवेपोरेशन पॉसिबल है। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब ये आ जाता है कि कभी कभी आता है ना कि हम अपने हाथ पे आइस रखते हैं तो हमको ठंडा फील होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आइस में ट्रांसफ़र हो रहा है। और आइस क्या कर रही है, हीट को, क्या कहते हैं, हीट, उससे हीट निकल रही है, आइस मेंटेन कर रही है टेम्परेचर में। तो हमारी हाथ की गर्मी या हाथ की हीट आइस में जा रही है, तो हमको इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग फील हो रही है। ठीक है, एसीटोन हम अपने हाथ में डालते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, तो कूलिंग होती फील करते हैं, लेकिन वो यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, हमको लिक्विड से गैस बनाना है, तो लिक्विड से गैस बना रहे हैं। ठीक है, किससे, वेपराइजेशन प्रोसेस से भी बनेगा और इवेपोरेशन से भी बनेगा। वेपराइजेशन से कब बनेगा, जब फिक्स टेम्परेचर होगा। इवेपोरेशन से किसी भी टेम्परेचर पे हम वेपर्स बना सकते हैं या लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बना सकते हैं। अब जो मेन चीज़ें इसमें आती हैं, पहली चीज़ आती है, इतना आप नोट कर लीजिए, इवेपोरेशन के 2-3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तब क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, घट जाती है तब क्या होता है, और मास
के बढ़ने घटने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, इवेपोरेशन, मतलब देखिए क्वेश्चन इवेपोरेशन से ज़्यादा आ जाते हैं, वेपराइजेशन से इतने नहीं पूछे जाते, बाई चांस पूछ लिया जाए तो वो देख लीजिएगा। तो इवेपोरेशन से जो जो क्वेश्चन आए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, मतलब इवेपोरेशन और तेजी से होगा, इवेपोरेशन इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, जब बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इवेपोरेशन हो रहा है, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, तो सरफेस एरिया करेंगे बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा या इंक्रीज करेगा। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ये सेकंड कंडीशन है। अब स्पीड ऑफ विंड बढ़ाएंगे, जैसे देखा है कि विंड जब चलती है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल यही है, ठीक है। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है मतलब जब बारिश का मौसम होता है, हवा चल रही है कोई मतलब नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत होती है, वेपर्स फॉर्म में जो लिक्विड होता है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हो रहा होता है, इवेपोरेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, सर्दियों में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ विंड बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, मतलब हमारे कपड़े जल्दी सूख नहीं पाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन जो कॉमन एग्जांपल है उसी से सब चीज़ें समझाई जाएंगी। फिफ्थ जो है वो है मास। तो मास का इंक्रीज किया जाए डिक्रीज किया जाए, उससे इतना इवेपोरेशन को फ़र्क नहीं पड़ता, वेपराइजेशन में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लीजिए, हम नदी ले लें, समुद्र ले लें, 1 ग्लास वाटर ले लें, 10 ग्लास वाटर ले लें, कुछ भी ले लें, नो इफेक्ट इन प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये सारी कंडीशन है इवेपोरेशन की, आपने होप सो लिख ली होंगी। देखिए इवेपोरेशन में 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मास का भी कभी कभी दे रखा है, और इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग और एनी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है। तो हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं जनरल साइंस की, यूपीएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है जिनमें जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, जीएस का पार्ट भी आता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। बहुत लंबे वीडियोस नहीं होंगे कि 2-2 घंटे की लगा दी, क्योंकि देखिए चीज़ें आनी चाहिए, थरली आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कुछ भी और दे के चले आए, तो मतलब जब तक चीज़ें ठीक से नहीं आएंगी तो हम कोरिलेट नहीं करें। अब इन्हीं से घुमा के कोई चीज़ पूछ दी जाए और कोई एग्जाम्पल रख दिया जाए तो हम वो कोरिलेट करके दिमाग लगा के कर सकें, 10 सेकंड 20 सेकंड हम अपना दिमाग लगाएं और कर सकें। और अगर हम ऊपर ऊपर से कुछ भी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत कभी कभी टाइम वेस्ट कराने के लिए लंबे लंबे क्वेश्चन लिख देते हैं, कहानियाँ लिख देते हैं, तो वो सब चीज़ें समझने के लिए हमको ये थोरली चीज़ें आनी चाहिए। केमिस्ट्री का जो जनरल साइंस का पार्ट है वो भी नेक्स्ट इसके बाद हम कराएंगे। नेक्स्ट का पीरियोडिक टेबल चल रहा है, होप सो आप देख रहे होंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी सजेशन है और वो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी को रिटन नोट्स चाहिए हो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।